हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि अगस्त 2024 की है, जिसमें अभी तक देखा जाए तो इसके काफी सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए और कुछ ही लेक्चर हैं जो अब आपके बचे हुए हैं। तो अभी आपका लेक्चर का एक ओवरव्यू करा देते हैं कि कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए और कितने लेक्चर अभी कंप्लीट किए जाने हैं। आपको बता दें कि ये जो मैगजीन कंप्लीट कराई जाती है, इसको आपको मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे कि आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी का आपको एक लेक्चर दिया जाता है। इस तरीके से आईआर है तो उसका लेक्चर एक दिया जाता है, ताकि आपका ये जो टारगेट इस तरीके से मैगजीन को फिनिश करने का जो है, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको ये रहे कि आप जितने भी, जैसे कि आपको कुछ मंथ का ही करंट अफेयर पढ़ना है या किसी एग्जाम में हुआ है, या फिर आप जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपका यूपीएससी के लिए एग्जाम के लिए ही जरूरी होता है। बहुत सारे एग्जाम है जिसके लिए ये जरूरी हो जाता है। तो आपको अगर जितने मंथ का पढ़ना है तो मंथ वाइज आपने ये इसमें सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया कि पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ना है तो पॉलिटी का दे दिया, फिर आपका आईआर का पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक सेक्शन के अलग अलग लेक्चर वाइज इसको कंप्लीट कर दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए पढ़ने में इसमें सुविधा रहे। तो अभी जो देखा जाए तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट किया गया, सुरक्षा के टॉपिक को कंप्लीट किया गया, पर्यावरण को कंप्लीट किया गया। अब आज हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सामाजिक मुद्दे। फिर इसके बाद आपके दो ही टॉपिक रह जाएंगे, जिसमें आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एक आपका संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत आपके जितने भी मौजूद टॉपिक रहेंगे उन सबको कंप्लीट किया जाएगा। तो सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक है, तो इन टॉपिक के बारे में हम एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हैं। जिसमें आता है जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा के बारे में ये आपका टॉपिक आता है। तो हाल ही में देखा जाए तो चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल नीति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस नीति के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके की नीति है, और इस बैठक में जो पहली बैठक आयोजित की गई है तो इसके पीछे कौन कौन से मेजर फैक्टर रहे हैं और इससे संबंधित तथ्य क्या है। और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पेशेवरों की बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरीके से इनकी भूमिका होती है। तो ये एनटीएफ यानी कि राष्ट्रीय कार्यबल जो है, इसका गठन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्नातकोत्तर डॉक्टर की हत्या के बाद से किया गया है। और इसमें जो चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, कामकाजी परिस्थितियों, कल्याण या अन्य संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करने के लिए कार्य सौंपा गया। एनटीएफ के तहत 4 विषयगत उप समूहों को गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित तरीके से है। जैसे कि चिकित्सा संस्थानों में अवसंरचना को मजबूत करना, सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना, कार्य दिशाओं को बेहतर करना और राज्यों में कानूनी फ्रेमवर्क को पुनर्व्यवस्थित करना, इसके प्रमुख 4 विषयगत उपसमूह को के बिंदुओं पर ध्यान रखा गया, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग अधिनियम 2021 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में कोई भी वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर सम्मिलित है जो निवारक, आरोग्यकारी, पुनर्वासीय, चिकित्सीय या संवर्धन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है या अध्ययन या सलाहकार शोध या पर्यवेक्षण करता है। स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था में राज्य सूची के विषय है, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रशासन की एक प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाओं और संभावित परिस्थितियों पर अंकुश लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और भारत में निजी क्षेत्र में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्रों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है, और ये ज्यादातर निजी अस्पताल मुख्य रूप से मेट्रो, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड शहरों को केंद्रित करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बारे में प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्यों का और केंद्र का दायित्व अलग अलग एक प्राथमिक जिम्मेदारी के तौर पर दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत इनको इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मी जो है वह पूरी दुनिया में हिंसा का उच्च जोखिम बने रहते हैं, जहां पर 8 से 38% स्वास्थ्य कर्मियों को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जबकि मौखिक आक्रामकता का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश मामले तो इस तरीके से देखे गए हैं कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग रोगी और उसके परिजन करते हैं, और इसके अलावा आपदा और संघर्ष की स्थितियों में स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक या राजनीतिक हिंसा का शिकार हो सकते हैं। इसको आपको ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि ये जो मुद्दा था ये काफी चर्चा का विषय बना रहा था। तो आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इसमें पहली बैठक आयोजित की गई है, इसमें कुछ डिसीजन लिए गए और किस तरीके से
एक रेशियो बताया गया कि कहाँ पर स्वास्थ्य पेशेवरों की क्या स्थिति रहती है, तो उनके बारे में दिखाया गया है और उनके क्या कौन-कौन से समूह का गठन किया गया है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले क्या-क्या इसमें प्रावधान किए गए थे और कौन से अभी किस तरीके से लागू हैं, तो इनको व्यवस्थित तरीके से आपको बता दिया गया है। तो आपको इसको याद करना है और साथ ही समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि भारत में केंद्र स्तर पर आते हैं, जबकि केंद्र सरकार में महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020, जिसके तहत महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नैदानिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक 2022 को प्रस्तुत किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर भी लागू होता है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो कर्नाटक चिकित्सा पंजीकरण को और कुछ अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया गया और केरल स्वास्थ्य देखभाल सेवा वृत्ति स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति के नुकसान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2023 इसके अंतर्गत लागू किया गया। वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आईएलओ और डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्यस्थल पर हिंसा से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिंसा पर शून्य सहनशीलता की स्थिति में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को लागू किया और यह नीति समर्पित सुरक्षा टीम और रिपोर्टिंग प्रणालियों की व्यवस्था की गई। ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में भी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए, जैसे कि अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होना, संकट के समय अलर्ट करने के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था करना और सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डी एक्सेलरेशन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रावधान होना, कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल वाले इकाइयों में सुरक्षा कर्मियों की कमी। भारतीय चिकित्सा संघ में एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1/3 डॉक्टर रात की शिफ्ट के दौरान असुरक्षित महसूस करते हैं। अपर्याप्त अवसंरचना देखने को मिलती है, जैसे कि अस्पताल में प्रवेश और निकास के दौरान निगरानी करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों तक लोगों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए ठीक से काम करने वाले सीसीटीवी कैमरे की कमी होना। रात्रि में ड्यूटी करने के लिए तैनात चिकित्सा पेशेवरों के लिए विश्राम स्थल अपर्याप्त हैं, जैसे उदाहरण के लिए आईएमए के सर्वेक्षण के अनुसार ड्यूटी के दौरान उपलब्ध कराए गए कमरों में 1/3 कमरों में अटैच बाथरूम नहीं है। चिकित्सा पेशेवरों के लिए हॉस्टल्स या ठहरने के स्थानों पर सुरक्षित आवागमन हेतु परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त एवं अनुपलब्ध है और अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर हथियारों और उपकरणों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं है, तो यह पर्याप्त अवसंरचना देखने को मिलती है। कार्य की लंबी अवधि होना, कि अक्सर इंटर्न और रेजिडेंस सीनियर रेजिडेंट्स को 36 घंटे की शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है, वह भी ऐसी जगह जहां सफाई स्वच्छता सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता का अभाव। बाहरी लोगों पर आसान पहुंच होना, कि अस्पताल के अंदर रोगी और उसके परिजन सभी स्थानों जैसे कि आईसीयू और डॉक्टर के विश्राम कक्ष सहित तक जा सकते हैं, जिससे असुरक्षा उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे देखे जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवरों को खतरनाक पदार्थ वायरस आदि के संपर्क में आने का जोखिम बना रहता है, जिसमें भारत में कोविड-19 के चलते 1600 डॉक्टर की मृत्यु हुई थी और केवल 14 राज्यों ने राज्य स्वास्थ्य परिषदों का गठन किया और इन परिषदों में भी कुछ ही सही तरीके से कार्य कर रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इनके खिलाफ मतलब कि स्वास्थ्य देखभाल के पेशेवरों के लिए चुनौतियां पैदा करता है, जो कि ये गंभीर चिंता का विषय है। अब इसमें आगे की राय में देख लेते हैं कि इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिसमें जुर्माना लगाना, तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन सुविधाएं शामिल करना और राज्यों पर यह जिम्मेदारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य और कानून एवं कार्य व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। निवार संस्थागत रिपोर्टिंग के अंतर्गत देखा जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यदि ड्यूटी के दौरान किसी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ हिंसा होती है, तो ऐसी स्थिति में घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत प्राथमिकी दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की होगी। अवसंरचनात्मक विकास के तौर पर देखा जाए तो इसमें अस्पतालों के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, संवेदनशील क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करना और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल होता है। कर्मचारी सुरक्षा से संबंधित समितियां, जैसे प्रत्येक चिकित्सा प्रतिष्ठान में डॉक्टर, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स और नर्सों की समितियां बनाई जा रही हैं और ये समितियां संस्थागत सुरक्षा उपायों की तिमाही पर ऑडिट का काम करती हैं। सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण में कि अस्पतालों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए
समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें अस्पतालों में भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में आसानी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ सिफारिशें दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय व्यवसायिक और पेशेवर स्वास्थ्य सुरक्षा नीतियों के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मियों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक या पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यक्रम के लिए विकसित और लागू करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर व अन्य स्तर पर केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवसायिक और पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए प्राधिकार प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा में हुई किसी भी प्रकार की छूट की घटना रिपोर्टिंग पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। और इसके अलावा डॉक्टर्स की कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा पर खुली संवाद व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जो इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक दोष मुक्त और न्यायपूर्ण कार्य सुनिश्चित या संस्कृति संस्कृति विकसित की जा सके। स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की उचित या न्याय संगत कार्य अवधि, विश्राम, अवकाश और प्रशासनिक बोझ को कम करने की नीति बनाई जानी चाहिए। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स ने मेडिकल छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट जो है 5 वर्षों में मेडिकल छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की घटनाओं के चिंताजनक स्तर को देखते हुए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य है, जैसे कि रिपोर्ट में भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए अवसाद को उच्च स्तर का उल्लेख होना। आयोग के ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्नातक स्तर पर 27.8% छात्र मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। साथ ही स्नातकोत्तर स्तर के लगभग 33.3% छात्रों के मन में आत्महत्या करने का विचार आया हुआ था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्र का तंत्र विज्ञान संस्थान कहता है, जिसके अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 23% स्कूली बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विकारों का सामना कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक सर्वेक्षण 2015 से 16 में कहा गया है कि 13 से 17 वर्ष की आयु के कुल किशोरों में से 7% किशोरों को किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित बताया गया। चेन्नई में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 30% से अधिक छात्र चिंता और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रिपोर्ट के मुख्य बिंदु आते हैं। अब जान लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर होते क्या है, इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि यह उत्तम स्वास्थ्य की वह अवस्था होती है जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान कर सकता है, जीवन के सामान्य तनाव से निपट सकता है, उत्पादक और फलदायी तरीके से काम कर सकता है और अपने समुदाय की प्रगति में योगदान देने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य एक संसाधन के रूप में सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यह व्यक्तियों को उनके कौशल क्षमताओं को पहचानने और समझने में सक्षम बनाता हुआ। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वे अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने की दिशा में अधिक अग्रसर होते हैं। छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए कुछ जिम्मेदार कारक हैं, जैसे कि तात्कालिक उत्तेजक या प्रेरक कारक, जो कि छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संगठन के लिए तात्कालिक उत्तेजक या प्रेरक कारक जो होते हुए वह वित्तीय हानि, आकस्मिक दुख, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और जीवित में होने वाली प्रतिकूल घटनाएं, जैसे परीक्षा में असफलता या सार्वजनिक उत्पीड़न आदि शामिल होना। उदाहरण के तौर पर आईआईटीज में छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याएं। सोशल मीडिया पर प्रभाव 2018 में एक ब्रिटिश अध्ययन में पाया गया कि युवा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कम नींद आती है और यह नींद बाधित होती है और फिर बहुत देर तक नींद नहीं आती, जिससे युवाओं में अवसाद, स्मृति हानि और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंतर्गत अब आता है कोरी एल एम कीज द्वारा चिन्हित मानसिक स्वास्थ्य के कुछ घटक हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भावनात्मक कुशल क्षेम, जो कि खुशहाली, जीवन में रुचि, संतुष्टि आदि शामिल है। मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम में इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अधिकांश पहलुओं को पसंद करना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना और अपने जीवन को संतुष्ट होना शामिल है। सामाजिक कुशल क्षेम के बारे में ये सकारात्मक कामकाज को संदर्भित करता है, जिसमें समाज में योगदान करने के कुछ करना, सामाजिक योगदान, स्वयं को समुदाय का हिस्सा मजबूत करना, सामाजिक एकीकरण और यह विश्वास करना कि समाज सभी लोगों के लिए एक बेहतर जगह बन रहा है। यानी कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में और समाज के कामकाज और उनके नियमों में समझना और स्वीकार करना एक सामाजिक सुसंगति में शामिल है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, यानी कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में, जैसे कि अस्पष्ट दृष्टिकोण का होना, कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में के अंतर्गत इसमें देखा जाए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत दृष्टिकोण नहीं होने के कारण भारत में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग माना जाता है। अवसंरचना और संसाधनों में एक भौगोलिक असमानता देखी जाती है, जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी देखी गई है, जिसमें 2023-24 के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनुष्य चिकित्सक हैं। जागरूकता के अभाव और ये मान्यता के कारण मदद मांगने वाले व्यक्तियों के प्रति भेदभाव,
सामाजिक अलगाव और पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा संबंधी फैकल्टी के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाए। परामर्श सेवाओं का होना जो कि 24/7 सहायता प्रणाली लागू की जाए। फिर आता है प्रारंभिक पहचान और उपचार का होना, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो नीतिगत सुधारों, संस्थागत आवंटन होना, डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि स्टूडेंट के लिए मानसिक कुशल क्षेम के उठाए गए कदम, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि मानसिक विकारों में भारी बोझ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करता है। राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता होती है, जो कि व्यापक एकीकृत समावेशी 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, जिससे मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करता है। साथ ही कार्यक्रम जो है वह कार्यशाला और ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में समर्थन करता है। हेल्पिंग एडोलसेंट थ्राइव, जो की पहल किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए WHO यूनिसेफ का एक संयुक्त प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में रैगिंग को प्रतिबंध लगा दिया था तथा यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनिमय 2009 लागू किया हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट के जो मानसिक कुशल क्षेम के लिए जो उठाए गए कदम है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में, कि इसमें पहली आती है कि यूनेस्को ने स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट्री जारी किया हुआ है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसे पेरिस ओलंपिक में खेल शुरू होने के ठीक पहले जारी किया गया था, जिसके तहत खेलों में महिलाओं में बहुत कम भागीदारी को उजागर किया गया, और यह डॉक्यूमेंट जेंडर तटस्थ खेल नीतियां और कार्यक्रम बनाने का मार्गदर्शन दिया गया। डॉक्यूमेंट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें यौन शोषण के संबंध में देखा जाए तो 21% महिला एथलेटिक, 11% पुरुष एथलेटिक को बचपन में खेलों में कम से कम एक बार किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हुए। खेलों में उच्च ड्रॉप आउट का होना, केवल 49% लड़कियां किशोरावस्था के दौरान खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना छोड़ देती हैं, और यह आंकड़ा लड़कों की तुलना में 6 गुना अधिक है। असमानता देखने को मिलती है कि पेशेवर खेलों में महिला खिलाड़ियों और पुरुष खिलाड़ियों को किए जाने वाले भुगतान में काफी अंतर होता है। महिला नेतृत्व का अभाव होता है कि 2023 में विश्व के केवल 30% सबसे बड़े खेल संघों की अध्यक्ष महिलाएं रही हैं। खेल में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलें, जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम, इस योजना में महिलाओं के खेल का एक विशेष रूप से महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित होना। अस्मिता कार्यक्रम, जो कि अचीवर्स स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन पोर्टल है, जो कि महिला एथलीटों को पहचान प्रदान करता है। खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम, जो कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के बारे में, कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस फ्रेमवर्क को जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं कि इसका शुभारंभ जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। यह देश भर में शैक्षणिक संस्थानों में रैंकिंग के लिए एक पद्धति का फ्रेमवर्क है। इस रैंकिंग के 5 पैरामीटर हैं, जैसे कि शिक्षण, लर्निंग और संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक आउटकम, आउटरीच और इंक्लूसिविटी तथा परसेप्शन आते हैं। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी जो है INF LIB NEP केंद्र गांधीनगर के सहयोग से राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड 2024 की रैंकिंग में नई श्रेणियां हैं, जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य स्वास्थ्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। IIT मद्रास छठी बार 2019 से देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान घोषित किया गया। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का स्थान आता है। भारत में किशोर के बारे में, जैसे कि इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंट इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट जो है वह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की है, और यह उन उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिनके माध्यम से किशोरों पर निवेश करने में उच्च रिटर्न मिलता है। इसके रिपोर्ट के बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक किशोर आबादी वाला देश है, और तथा भारत में देश में 10 से 19 साल के आयु वर्गों के किशोरों का अनुपात 353 मिलियन रहा है। 2000 से 2019 के अवधि में किशोर मृत्यु दर 50% से अधिक गिरावट की आई है, और किशोरियों में प्रजनन दर 83% की गिरावट आई है, और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए युवाओं की संख्या 22% 2005 से दुगनी होकर 50% यानी कि 2020 रही है। 2021 से 2022 की अवधि में सड़क दुर्घटना में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों की मृत्यु 22.7% वृद्धि देखी गई। सुझाए गए उपायों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में 10.1% की वृद्धि के लिए बढ़ावा मिलने की उम्मीद। भारत द्वारा शुरू की गई पहलों में जैसे आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2.0, आयुष्मान भारत के तहत शुरू किया गया स्कूल हेल्थ एंड
वेलनेस प्रोग्राम, मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति आदि। किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं जिसमें किशोरियों द्वारा अनचाहा गर्भधारण, कुपोषण, मानसिक विकार आदि शामिल हैं। शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याएं, बाल विवाह की समस्याएं, हिंसा और घायल होना जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ आवश्यक उपाय हैं जैसे कि वंचित क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, बेहतर शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। किशोरों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए सामान्य मानसिक विकारों की रोकथाम और उपचार के उपाय करने चाहिए। साथ ही किशोरों के साथ साइबर बुलिंग और हिंसा की रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए। किशोरियों का जीवन शैली प्रदान की जानी चाहिए, जिसे वित्तीय मदद के लिए उनके भुगतानों का अनुसरण करना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में किशोरों को घायल होने से रोकने ग्रेजुएट्स क्लासेस लाइसेंस योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश 2024 के बारे में कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश 2024 जारी किए हुए हैं। इस दिशा निर्देश के बारे में जान लेते हैं कि ये दिशा निर्देश जो है एक तरीके से ये दिशा निर्देश मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश 2016 की अगली कड़ी है। मतलब कि ये 2016 में जारी किए गए थे और अभी प्रेजेंट में 2024 में जारी किए। इसमें किशोर न्याय, बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 तथा जे मॉडल नियम 2016, दत्तक ग्रहण विनिमय 2022, मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों पर आधारित। फोस्टर केयर के तहत किसी बच्चे को उसके जैविक परिवार के बजाय किसी अन्य परिवार के घरेलू परिवेश में पालन पोषण किया जाता है और पालन पोषण देखभाल प्रदान करने वाले परिवारों को बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित और अनुमोदित किया जाता है। अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश 2024 के प्रमुख बिंदु हैं जैसे कि फोस्टर केयर के लिए कुछ पात्र बच्चे होते हैं जो बाल देखभाल संस्थानों और समुदायों में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जिसमें हार्ड टू प्लेस बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे शामिल। हार्ड टू प्लेस बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक या मानसिक बीमारी को उच्च जोखिम, आयु, नस्लीय या निर्जातीय कारकों जैसी वजहों से कूद लेने की संभावना नहीं होती है। फोस्टर केयर के लिए पात्रता को देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, बच्चे के पालन पोषण के लिए उसका कोई जैविक बेटा या बेटी हो या ना हो, एमएफसीजी 2016 में केवल विवाहित दंपति इसके पात्र होते हैं। भारत में दत्तक ग्रहण के लिए कुछ फ्रेमवर्क है, यानी कि चाइल्ड अडॉप्टेशन के लिए कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारतीय बच्चों के लिए देश को ही या उन्हें किसी भी अन्य देश के व्यक्ति में गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी विनिमय करने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सामुदायिक संस्थान। कारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जो कि इस अधिनियम 2015 के अंतर्गत अंतः स्थापित किया गया था, मतलब कि स्थापित किया गया था। और कारा मुख्य रूप से अपनी संबद्ध या मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और सौंप दिए गए बच्चों को दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है बैगलेस डे के बारे में कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए बैगलेस डे यानी कि बगैर बस्ते के स्कूल आने के लागू करने के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उपबंध किया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थी कोई भी 10 दिन बगैर बस्ते के स्कूल आएंगे और इस अवधि में बड़े माली, कुम्हार, कलाकार जैसे स्थानीय व्यवसायिक कारीगरों के साथ इंटर्नशिप कराई जाए। ये जो दिशा निर्देश है इसका उद्देश्य सामने से देखकर लर्निंग की क्षमता का निर्माण करना, समुदाय के साथ जुड़ाव करना और एक दूसरे की निर्भरता का समझ विकसित करना है और स्वयं काम करने की प्रैक्टिस के माध्यम से श्रम की गरिमा को बढ़ावा देना होगा। शामिल गतिविधियों में जैसे कि सब्जी मंडियों का दौरा और सर्वेक्षण, चैरिटी यात्रा, पालतू जानवरों की देखभाल और सर्वेक्षण रिपोर्ट लेखन, डूडलिंग आदि यानी कि सोचते हुए चित्र बनाना आदि इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये बैगलेस डे बनाने का प्रावधान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब आता है जुआंग जनजाति के पर्यावास अधिकार के बारे में। जिला स्तरीय समिति ने उड़ीसा के क्योंझर में रहने वाले जुआंग जनजाति के पर्यावास अधिकार प्रदान किए। अब जुआंग जनजाति क्या है और इनका पर्यावास अधिकार क्या है, इनके बारे में जानते हैं कि जुआंग जनजाति जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत शामिल है। यह पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाले अन्य जनजातियों में जाजपुर उड़ीसा की जौन, देवगढ़ उड़ीसा की थोड़ी भैया और मध्य प्रदेश की भारिया पीबीटीजी तथा छत्तीसगढ़ की कमार पीबीटीजी और बेगा पीबीटीजी आदि इसमें शामिल होती है। पर्यावास अधिकार वही अधिकार होते हैं जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के तहत इन्हें उपबंधित किया गया है और इस कानून को वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ये जो अधिनियम है वह पर्यावास को आदिम जनजाति समूहों और पूर्व कृषि समुदायों या अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित और संरक्षित वनों में प्रथागत पर्यावास और उनसे
अन्य पर्यावासों वाले क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं और ये पर्यावास के अधिकार समुदाय के सदस्यों, पारंपरिक आदिवासी नेताओं, जनजातीय महिला नेताओं, जिला व वन प्रशासन आदि के लिए इसमें परामर्श के बाद दिए जाएंगे। पीबीटीजीज के कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि निवास के पारंपरिक क्षेत्र, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, बौद्धिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, उनकी प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। पीबीटीजी जो है वो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह होते हैं और इसे सरकार ने ढैबर आयोग यानी कि 1960 से 61 आयोग के दशक में इस सिफारिश के आधार पर 18 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 पीबीटीजी को मान्यता दी हुई है और उड़ीसा में 13 पीबीटीजी शामिल है, जिसमें सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। पीबीटीजी की पहचान के कुछ मापदंड है, जैसे कि कृषि पूर्वी युग का प्रौद्योगिकी स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर इसके अंतर्गत आता है। और भी अन्य आते हैं, जैसे कि आर्थिक पिछड़ापन, बढ़ती हुई स्थिर आबादी इसके प्रमुख पहलू देखने को मिलते हैं। अब आती है जुआंग जनजाति, जो कि उड़ीसा की जनजाति है। इसका मूलवासी जुआंग पहाड़ी, खानिया और मैदानी भागोड़िया के रूप में विभाजित है। यह समुदाय जो है वह केवंझर की पहाड़ियों, अनुगुल के पल्लाहारा और डेकनाल के मैदान में निवास करता है। इसका इतिहास जो है वह मुख्य तौर पर यह समुदाय पटुआ के नाम से जाना जाता है और यह पटुआ नाम दरअसल स्कर्ट जैसी पत्तों की पारंपरिक पोशाक पहनने के कारण पहचान में आया हुआ है। इसका व्यवसाय जनजाति में मूल रूप से स्थानांतरित खेती, कोयला, चासा की कार्य में संलग्न है और हालांकि इसमें कुछ अब स्थानीय कृषि करने लगे और ये जनजाति सजावटी कंघिया और तंबाकू के डिब्बे बनाने में दक्ष है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पीबीटीजी के बारे में है। जुआंग जनजाति के बारे में आता है, जो कि उड़ीसा की प्रमुख जनजाति है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आएगा। फिर आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, यानी कि 8वां लेक्चर जो होगा, जिसमें पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें। साथ ही साथ इसकी जो भी वीडियो है आप प्ले लिस्ट में आपको इसको पूरे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।